नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर चढ़ावा केस में क्या छोटी मछलियां ही फंसी और बड़ी मछलियां बचा ली गई? यह आरोप सियासी पार्टियां लगा रही, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे कि आरोपी कोई भी हो, किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। योगी के इसी कमिटमेंट के बाद एसआईटी फिर से जांच में जुट गई, जो कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से आगे की कार्रवाई। हालांकि क्या यह चढ़ावा चोरी तक सीमित रहेगी या फिर जांच का दायरा बढ़ जाएगा, इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। वैसे सूत्रों का दावा है कि जिनके नाम एफआईआर में नहीं है, उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है। यह रिपोर्ट आती है। जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। आज ये कर पाती आपका बड़ा भाई, आपसे आज होकर प्रार्थना करता है मुख्यमंत्री जी, पद रहे चांद रहे, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, इन लोगों के घर पे बुलडोजर चढ़े, ये नस्ताबूद हो जाए। क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। संपूर्ण आरोपों की जांच होनी चाहिए और उन संपूर्ण आरोपों में अगर बड़े व्यक्तियों पर आरोप है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो राम मंदिर में चढ़ावे के चोर थे वो धरे गए और जो ये सब देखते रहे उनके इस्तीफे हो गए। अब सवाल ये है कि आगे क्या और भी इस्तीफे होंगे? क्या एफआईआर में और भी नाम दर्ज होंगे? क्या और भी गिरफ्तारियां होंगी? क्योंकि जिस एसआईटी की शुरुआती जांच के बाद पहली एफआईआर दर्ज की गई, वो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी सेकंड राउंड की जांच शुरू करने वाले हैं। इसके लिए अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी से लेकर बहुत कुछ सबूतों के आईने में तौला जाएगा। हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये लाइनें दूसरी बार दोहराई हैं। इसलिए माना जा रहा है कि मछली बड़ी हो या छोटी, अगर दोषी पाई गई तो बख्शे नहीं जाएंगे। संकेत गुरुवार को राम मंदिर ट्रस्ट के तरफ से दर्ज की गई एफआईआर से भी मिल रहे हैं, जिसमें दर्ज है कि 27 अप्रैल से 5 मई तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इस दौरान 70 बार दान चोरी और गबन करने के सबूत मिले। एफआईआर के मुताबिक कुछ कर्मचारियों ने ऐसा बार बार सुनियोजित तरीके से किया। दान पत्र से लेकर गणना कक्ष तक चढ़ावे को गिनने और उसके सुरक्षित रखने में एसआईटी ने खामियां पाई। उसी के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूं कि एफआईआर उन 8 लोगों और अन्य लोगों पर है। 8 लोगों का नाम तो इसलिए है कि एसआईटी में उनका नाम है। पूरे घटनाक्रम की और जितने आरोप लगाए गए हैं उन सब आरोपों की समग्र जांच होनी चाहिए। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बयान के मायने बहुत गहरे हैं और वो इसलिए भी हैं क्योंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा के ट्रस्ट से इस्तीफा देने से पहले वीएचपी की बड़ी बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव मौजूद थे, जबकि वीएचपी की तरफ से महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय सह संगठन महामंत्री विनायक राव सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए।
सूत्रों का कहना है कि इस दौरान चढ़ावा विवाद, एसआईटी जांच और उससे उपजे मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की गई। चूंकि चंपत राय वीएचपी से भी जुड़े हैं और उनके करीबी टिन्नू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए ट्रस्ट की तरफ से कह दिया गया कि कुछ करना ही होगा। इसी के बाद खबर आई कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ट्रस्ट से अलग हो गए। हालांकि गोपाल राव का दावा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस एक सवाल है, कहा जा रहा है कि खबर आ रही है कि दोनों जो सदस्य थे ट्रस्ट के, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, उन्होंने नैतिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे आप सर? अभी तक तो नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं। आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? आपको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर नहीं दिया है तो इस्तीफा बनता है इसमें, ऐसे मामलों में जब आरोप लग रहे हो तो? गोपाल जी, बस एक सवाल है आपसे, बस एक ही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नैतिकता इस्तीफा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये खबर है कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो चंपत राय जी हो, अनिल मिश्रा हो, दोनों की खबरों की इस्तीफा की खबरें आ रही हैं लगातार। आप लोगों को पास पता चली क्या? हमें जितना जानकारी है दिए नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में कुल सदस्यों की संख्या 14 है, जिसमें 2 का इस्तीफा हो गया है, जबकि एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच में ट्रस्ट के पुनर्गठन की सिफारिश भी की थी। ऐसे में सवाल है कि जांच पूरी होगी तो योगी आदित्यनाथ क्या फैसला लेंगे। फिलहाल गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में लंबी पूछताछ की गई। इनमें टिन्नू यादव सबसे अहम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पहुंच दान पत्र से लेकर गणना रूम तक थी। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा बताया जाता है। अनुकल्प मिश्रा वो आरोपी है जो चढ़ावे की गिनती में शामिल था। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का साला है। इसी के घर से 10 लाख रुपया कैश पाया गया। अविनाश शुक्ल, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्र चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव पकड़े गए हैं, जो चढ़ावे में आने वाले नोटों की गिनती के इंचार्ज थे। एसआईटी अब ये जानने की कोशिश करेगी कि जिन सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड फिलहाल उपलब्ध नहीं है, वो किसने और किसके कहने पर डिलीट किए। हालांकि इन सब के बीच टिन्नू यादव का परिवार फरार हो गया है। टिन्नू यादव का जो परिवार है वो यहाँ से गायब हो चुका है, यानी परिवार के जो लोग हैं वो घर छोड़कर इस वक्त फरार हो चुके हैं। हम लगातार परिवार के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये टिन्नू यादव का ये घर है, स्वर्ग द्वार का ये मोहल्ला है, और हालांकि अभी इस गेट पर ताला तो नहीं लटक रहा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बातचीत करें। कोई है भैया? कोई है? कोई है? ये रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव हैं, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं, जिनको लेकर सबसे बड़े आरोप है। कहा जा रहा है कि चंपत राय के ड्राइवर रहे हैं, बड़े पहुंच रही है। ये उनका गेस्ट हाउस है, जिसको लेकर शुरू में भी सवाल उठा था, और हालांकि उनकी पत्नी ने कहा था कि ये गेस्ट हाउस उन्होंने पहले बनवाया, लेकिन आज जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसके बाद पुलिस की टीम उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। यानी कि रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद इसी गेस्ट हाउस पर लेके आई, और यहाँ पर से उनकी निसंदेही पर इसके तय किया गया कि क्या ये प्रॉपर्टी उनकी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सवालों के घेरे में है। गेट बंद कर लिया गया है, अंदर से कोई आवाज आ रही है लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा। कोई अंदर है भाई? कोई अंदर है? ये गेस्ट हाउस है बेसिकली रमाशंकर यादव का, टिन्नू यादव का, लेकिन कोई जब से पुलिस यहां पहुंची है उसके बाद से कोई बाहर नहीं निकल। टिन्नू यादव को लेकर कहा जाता है कि वो ऑटो ड्राइवर से होते हुए राम मंदिर में इतनी बड़ी भूमिका निभाने लगा कि 90 के दशक से मंदिर के लिए आंदोलन करने वालों को वो अपने आगे कुछ भी नहीं समझता था। सूत्रों का यह भी कहना है कि मंदिर में आए दान पात्रों की चाबियां तक उसके पास होती थी। अब उसके खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कोर्ट ने टिन्नू यादव समेत सभी आरोपियों को सोमवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 29 जून को दोबारा पेशी होगी तो पुलिस कस्टडी में लेने की मांग करेगी। जिस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, अगर वो सही पाई जाती हैं तो लंबी सजा हो सकती है। एक धारा तो ऐसी है जिसमें 10 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक है। गलती है चंपत राय की, उनको पता नहीं था क्या? वो कहां से बड़ा आदमी बन जा रहा है, कहां से फर्नीचर गाड़ी आ रही है, कहां से हॉस्टल बन रहा है, कहां से सब व्यवहार है, उनको नहीं पता था क्या? और जो उनको नहीं पता था तो महिपाल ने जब कहा है ये घटनाएं हो रही हैं,
तो टिन्नू यादव ने जाकर के 8 महीने का वो CCTV क्यों डिलीट करा दी? 22 के 21 से शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री के 5% आने में भी इन लोगों ने घोटाला किया है, स्पष्ट सब है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में FIR के बाद अयोध्या के संत प्रशासन की तरफ से लिए गए पहले स्टेप से खुश हैं, मगर इतने भी नहीं कि शांत बैठ जाए। मांग की जा रही है कि चढ़ावा चोरी के बाद आरोपियों की संपत्ति की भी जांच हो। राम मंदिर में 2021 से आ रहे दान और जेवरातों की भी SIT पहचान करे। मंदिर के आसपास की जमीन के रेट बढ़ने के आरोपों का सच भी तलाशा जाए। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील भी की गई है, क्योंकि 200 चांदी की ईंटों के गायब होने का जो दावा किया जा रहा था वो गलत साबित हुआ है। इससे पहले चांदी के काग भुसुंडी का अता पता नहीं होने का आरोप लगाया गया, लेकिन बाद में सामने आया कि वो कारसेवकपुरम में है। SIT भी कह चुकी है कि सोशल मीडिया में कई तरह की मनगढ़ंत और भ्रामक बातें चल रही हैं, जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये अलग बात है कि चढ़ावा चोरी होने के आरोपों के सबूत मिलने के बाद सियासी दल सवाल उठा रहे हैं कि महज 8 लोग ही FIR में क्यों बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई। घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। चंपत राय और अनिल मिश्रा की इतने बड़े गुनाह की सजा सिर्फ ट्रस्ट से इस्तीफा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है बीजेपी ने प्रभु श्री राम के चढ़ावे, सोना चांदी जवाहरात, जमीनों की हेरा फेरी करने वालों को इस्तीफा मात्र देकर जो माफ करने का षड्यंत्र रचा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे लोगों को चोर बनाया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, और जो बड़ी मछलियां और मगरमच्छ हैं उनको इस्तीफा देके पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया गया। इसके अंदर बड़ा घालमेल नजर आ रहा है। देखिए जिस तरह से चल रहा है ये, लोग इसके अंदर बहुत कंफ्यूजिंग पोजीशन पे हैं। योगी जी से उम्मीद करते हैं कि योगी जी सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि योगी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस तरह की चीजों के ऊपर बड़ा सख्त वो है। मुझे नहीं समझ में आया कि इसके ऊपर इतना सख्त एक्शन क्यों नहीं हुआ, बल्कि इतना गंभीर मामला है जिसके ऊपर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था और भक्तिभाव को बनाए रखने के लिए हर वो मुमकिन कदम उठाया जा रहा है जो दूध का दूध और पानी का पानी करने में लगा है, और इसी से SIT की टीम अगली जांच में नई दिशा देगी। अयोध्या से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पिछले 48 घंटे से वायरल एक वीडियो आपने देखा, जिसमें एक कार को क्रेन से 40 फीट ऊपर उठाकर धमाका कर दिया जाता है। खास बात यह है कि कार पर ले फिर आ गए इस तरीके का स्लोगन लिखा हुआ। इस पूरे मामले की जांच कई एजेंसियां कर रही हैं। वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, लेकिन इसकी चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। कार को ब्लास्ट से उड़ाने और स्लोगन लिखने के पीछे मकसद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर उज्जैन में ऐसा क्या हुआ? इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। पहले बड़ी सी क्रेन मंगाई गई, क्रेन में वैन को लटकाया गया, फिर 40 फीट ऊपर तक उठाया गया और फिर धमाके से कार को उड़ा दिया गया। जी हां, बिल्कुल ऐसा ही किया गया। जान लीजिए कि ये किसी फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये सब एक धार्मिक जुलूस के दौरान हुआ। तस्वीरें उज्जैन के बड़नगर इलाके की हैं, जब 23 जून को बड़नगर के अडान मोहल्ले से मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। अलग अलग तरह के पारंपरिक प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसी दौरान एक वैन को क्रेन की मदद से जमीन से करीब 40 फीट ऊंचाई तक उठाकर हवा में लटका दिया गया। वैन के ऊपर 2 शख्स खड़े थे जो लाल झंडे लहरा रहे थे। कुछ देर तक वैन को हवा में लटका कर रखने के बाद धमाके से उड़ा दिया गया।
धमाका इतना जोरदार था कि वैन के पड़खचे उड़ गए। बताया जा रहा है कि जिस वैन में धमाका किया गया उस पर बड़े अक्षरों में ले फिर आ गए लिखा हुआ था। और सवाल यहीं से उठ रहे हैं, धार्मिक जुलूस के दौरान वैन में ब्लास्ट क्यों किया गया? यह सिर्फ स्टंट था या इसके पीछे कोई साजिश की थ्योरी है? कार पर ले फिर आ गए लिखने का मकसद क्या था? जांच एजेंसियां इन्हीं सवालों को डिकोड करने की कोशिश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आखिर इस तरह की घटना के पीछे आरोपियों की मंशा क्या थी। क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं या इस तरह के किसी हमले को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? ये तमाम एंगल हैं पुलिस की जांच के, और इन लोगों के मंसूबे क्या थे इसको लेकर भी जांच चल रही है। सवाल यह है कि इस तरह का जब इवेंट चल रहा था या इस तरह की घटना हो रही थी तब वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस जुलूस की परमिशन क्यों दी गई? और परमिशन दी भी गई तो क्या ये पहले से पता था कि इस तरह का घटनाक्रम वहां पर होगा? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरी बारीकी से इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस के साथ एटीएस और फॉरेंसिक टीम एक्शन में है। जब्त वैन से बचा हुआ विस्फोटक, वायरिंग और जले हुए हिस्सों के सैंपल लिए गए। एफएसएल के साथ ही एटीएस भी इस बात की जांच में जुटी है कि वैन पर लिखे ले फिर आ गए और जुलूस में लहराई गई तख्तियों के क्या मायने हैं। तो दूसरी ओर सोशल मीडिया में भी इसी को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कोई पूछ रहा है कि इस तरह हवा में कार उड़ाकर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। किसी का सवाल है कि क्या ये किसी बड़ी घटना की रिहर्सल है, तो कोई इसे दही हांडी से भी जोड़ रहा है, क्योंकि दही हांडी में भी इसी तरह हवा में मटकी लटकाई जाती है। कोई इसे दिल्ली में पिछले साल नवंबर में हुए कार धमाके से जोड़ रहा है। दिल्ली में इसी तरह कार में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी। ये वही दिल्ली वाली घटना का रूपांतरण है कि जब दिल्ली में इन्होंने सीरियल ब्लास्ट करे थे वो इन्होंने वडनगर में करके बताए हैं कि भैया हम कभी भी दिल्ली की तरह सीरियल ब्लास्ट जो है उज्जैन जो सिंहस्थ लगने वाला है या कहीं भी किसी भी सर्कल में कर सकते हैं। शासन द्वारा जो अनुमति दी गई उसका उल्लंघन हुआ है और इस प्रकार की अनुमति के अंदर कुछ भी उल्लेख नहीं था कि ये क्रेन लगाकर इस पर विस्फोट करने वाले हैं। मुहर्रम के जुलूस में कार को ब्लास्ट से उड़ाने को लेकर सोशल मीडिया में बहस के बीच जांच एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी इस घटना की पूरी जानकारी ली गई। हर एंगल से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 125, 285, 287 और 288 के तहत केस दर्ज किए हैं। ये धाराएं सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले की हैं। कुल 14 आरोपी बनाए गए हैं। 3 आरोपी शुएब, जाहिद और तफसील गिरफ्तार किया गया। क्रेन मालिक गोपाल माली के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। शुएब ने ही अड़ान अखाड़े के बैनर तले ये जुलूस निकाला था। जांच में ये भी पता चला कि धमाके के वक्त जाहिद और तफसील झंडे लहरा रहे थे। शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। शुएब, जाहिद और तफसील को हथकड़ी बांधे शहर में घुमाया गया। इसके साथ ही आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पता चला है कि शुएब कबाड़ी का काम करता है। उसी ने ही अपने कबाड़ में रखी वैन को क्रेन पर लटकाया और ब्लास्ट से उड़ाया। बाकी गिरफ्तार जाहिद और तफसील मजदूरी करते हैं। निश्चित रूप से ये काफी भड़काने वाली कार्रवाई है, क्योंकि ये आतंकवाद की ओर जो है वो इशारा करती है। जहाँ तक स्लोगन था उसका अर्थ यही था कि आतंकवाद जो है वो फिर कभी भी आ सकता है। ये एक भड़काने वाली कार्रवाई है जिससे सुरक्षा की समस्या भी जुड़ी हुई है, सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसलिए इनके विरुद्ध एनएसए जैसी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। मामले को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है। उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया को सुनिए। आने वाला 2028 में सिंहस्थ इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एसपी कलेक्टर को निर्देशित करा है कि इसकी सूक्ष्मता से जांच करें, एसआईटी गठित करें, इसकी जांच करें और जो भी दोषी है उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करें या तो उनके ऊपर रासुका लगाए। मध्य प्रदेश में किसी मजहबी जुनून में
इस तरह की आतताई भरी हरकतों को इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बड़नगर में जो कुछ हुआ है, सच ये है कि लोगों पर आतंक जमाने के लिए इस तरह के कृत्य किए जाते हैं। बड़नगर में हुई घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों ने भी सख्त एक्शन की मांग की है। मामले को लेकर बड़नगर शहर काजी भी सामने आए, जिन्होंने बताया कि पुरानी वैन में पटाखों से धमाका किया गया। अडान मोहल्ले का जो अखाड़े का जुलूस निकला था, उसमें जो आगजनी या जिस तरह के वो स्टंट बतलाया गया है उतना ज़्यादा नहीं था। वो सिर्फ 2-4 पटाखे थे और वो भी एक वैन को, पुरानी वैन में वो ग्लू से चिपका कर कांच वाच लगा दिए गए थे और उनको विस्फोट किया गया था। शहर काजी ने ये भी बताया कि कार के शीशे पर ले फिर आ गए लिखने का मकसद क्या था। एक स्लोगन चल रहा है, उसमें किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना था। उसमें सिर्फ ये था कि हमारे यहाँ बड़नगर में 2 मोहल्ले हैं, एक अडान मोहल्ला और एक शाहजी लालपुरा। उन दोनों में अखाड़ों की प्रतिद्वंदिता होती है और उस प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे के अखाड़े वाले अपने आप को ज्यादा तेज बताने या अच्छा करतब बताने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से शाहजी लालपुरा के अखाड़े मोहल्ले के सामने ही उस करतब को किया गया। उसमें वो ले हम फिर आ गए उस वेन पे इसलिए लिखा गया था। शहर काजी भले ही ले फिर आ गए स्लोगन लिखने का मकसद क्लियर कर रहे हों, लेकिन बड़नगर से आई इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस में बड़ा हादसा हो गया। 20 फीट ऊंचा ताजिया हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से 3 की मौत हो गई, 10 से ज्यादा जख्मी हैं। वहीं यूपी में मुहर्रम को लेकर चाक चौबंद इंतजाम रहे। ताजियों की ऊंचाई को लेकर पहले ही सख्त आदेश जारी कर दिए गए थे। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी इंच टेप से ताजियों की ऊंचाई नापते नजर आए, जिसे लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास भड़क गए। वैसे जान लीजिए कि करंट लगने जैसे हादसों को रोकने के लिए यूपी में पहले ही ताजियों की ऊंचाई 10 से 12 फीट के बीच तय कर दी गई थी। यही वजह है कि छिटपुट घटनाओं को लेकर यूपी में मुहर्रम शांतिपूर्वक तरीके से मनाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया में थे। पुरानी सरकारों के दौर को याद करना भी वो नहीं भूले। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है। उत्सवपूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। मुहर्रम को लेकर यूपी में पुलिस अलर्ट मोड पर रही। लखनऊ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक जुलूस के रास्तों पर और संवेदनशील इलाकों की निगरानी के लिए ड्रोन और हाईटेक कैमरों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। क्या सिया ने मंगेतर केतन को इसलिए मार दिया कि वो चेतन से प्यार करती थी, या फिर इसलिए मार दिया कि केतन अपने बालों पर विग लगाता था जो सिया को पसंद नहीं था, या फिर वजह कुछ और? इसे सुलझाने के लिए पुलिस की टीम कई कड़ियां जोड़ रही है। आरोपियों के घर से लेकर लोहगढ़ किले तक जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन इस बीच जो खुलासा हुआ है उसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सिया के दिमाग में चल क्या रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन को कोई पछतावा नहीं। पुलिस सूत्रों का यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान सिया और चेतन से बार बार पूछा गया कि क्या उन्हें केतन की हत्या का कोई अफसोस है, तो इस पर उनके चेहरे का कोई भाव नहीं बदला, यानी उन्हें कोई अफसोस नहीं। इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा या फिर कुछ और एंगल से जांच होगी? इस पर पुलिस अधिकारी का बयान आपको सुनवाते हैं। रिक्रिएशन एक बहुत बड़ा जो है पार्ट प्ले करता है सर, उस जगह पर जाके चीज़ों को समझने के लिए। तो क्या उसके लेकर भी प्लानिंग बन रही है आज या कल में जो है इस तरीके के कहीं कुछ आप लोग? ये प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, पर ऐसा कोई टाइमलाइन उसको हमने आप जैसा बोल रहे हो वैसा डिसाइड नहीं है। जो इन्वेस्टिगेशन में ठीक लगेगा उस हिसाब से हम करेंगे। सर इसमें कहीं कुछ आपको फिशी जैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं 31 मई से लेकर अब तक 18 तारीख को जो हत्या हुई है 3 से 4 अटेम्प्ट हुए हैं, तो इसके बारे में
देखिए, जो मैं वही फिर से बताऊंगा कि अभी तक तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर रहे हैं। जो बातें अगर हमें जब जो बातें सामने आएगी वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे। केतन मर्डर केस में अभी तक जो कुछ सामने आया उस हिसाब से सिया पर लग रहे आरोप बेहद गंभीर थे। इसीलिए पुलिस ये पुख्ता करना चाहती है कि आखिर सिया का बिहेवियर था कैसा और केतन के प्रति उसका नजरिया क्या था। इसीलिए आज पुलिस ने सिया के भाई को पूछताछ के लिए बुलाया। माना जा रहा है कि कल उसकी बुआ और परिवार के दूसरे सदस्यों से भी पूछताछ के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। इसमें सिया को लेकर यह भी सामने आया है कि वो केतन के विग लगाए जाने और हकलाने से भी खुश नहीं थी, इसीलिए शादी करने से मना कर रही थी, जिसे केतन मान नहीं रहा। कई सारी खुलासे इसमें आ रहे हैं, जैसे कि अब सिया कई चीजें बता रही है इन्वेस्टिगेशन कि क्या कारण था उसको नापसंद। उसमें से एक था कि केतन को वीक पहनता था, वो एक बड़ा कारण है। वो उसमें कितना तथ्य है इन बातों में? छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर बड़ा पसंद था तो कर देते थे ना। सिया को ऑब्जेक्शन था कि सिर पे बाल केतन के कम थे और वो स्टैमर करते थे, इस तरीके की भी बात सामने आ रही है, इसमें कितनी सच है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो हादसा हुआ है उसका है। बाकी ये बात हमें पता नहीं है। सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन इस वक्त पुलिस हिरासत में है। इस दौरान जो जो खुलासे हो रहे हैं वो यकीनन हैरान कर देने वाले हैं। किसी को अचानक यकीन नहीं हो रहा उन बातों पर। पूछताछ के दौरान सिया ने यह भी खुलासा किया है कि वो अपने परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसको लगा कि केतन को ही खत्म कर दो, सबसे आसान रास्ता है, जिसे वो अपने लिए आसान मान रही थी कि परिवार को ठेस पहुंचे, परिवार से बहुत विरोध दर्ज कराएं, उससे अच्छा है इसको मार दो, खत्म कर दो। सिया ने यह भी बताया है कि केतन को ऊंचाई से गिराया जा सकता है, उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगेगी और कोई इस पर सवाल भी नहीं उठाएगा और यह सबसे आसान तरीका है। सिया के कबूलनामे के मुताबिक लोहगढ़ किले में वारदात अंजाम देने पर शक नहीं होगा, क्योंकि इस हाइट को लेकर कई बहाने बनाए जा सकते हैं। यह भी खुलासा हुआ था कि सिया ने इससे पहले भी धक्का देने की कोशिश की, यानी यह पहला अटेम्प्ट नहीं था, इससे पहले भी अटेम्प्ट ले चुकी थी, सक्सेसफुल नहीं हुई, मगर तब पेड़ की वजह से केतन बच गया था। बाद में सिया ने कहा कि सांप से बचाने के चक्कर में ऐसा किया जो इससे पहले का अटेम्प्ट था धक्का देने वाला। सिया ने यह भी खुलासा किया है कि लोहगढ़ में सीसीटीवी नहीं है, इसीलिए किसी को गड़बड़ नहीं लगेगी और इसीलिए लोहगढ़ को चुना गया कि पकड़े ही नहीं जाएंगे। इसी वजह से इस लोकेशन को वारदात के लिए चुना गया। यह भी पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिया ने ट्रैकिंग ट्रिप का फायदा उठाने की बात स्वीकार की है, यानी सब कुछ प्लान कर रखा था, कुछ भी अचानक नहीं था और प्लान करके खत्म किया गया। इसीलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और यह मांग की है कि पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ मिल सके। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा है कि आरोपियों को फांसी से कम उन्हें मंजूर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आटे, दाल और अब तो पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज पाकिस्तान की आवाम अब मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ बगावती हो चली। एक तरफ पीओजे जहां मुनीर और शहबाज के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान जहां की आवाम महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा के बाद सड़कों पर उतर आई और मुल्क की तबाही में बची खुची कसर खुद हुक्मरान ही अपने जहरीले बयानों से पूरी कर रहे हैं, जैसे कि खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। और अब आवाम की इस बगावत के बाद मुनीर एंड कंपनी को मुल्क टूटने का खतरा सताने लगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान में अब मुनीर और शहबाज की सियासी गद्दी पर खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ आटे, दाल और पान के रक्षा मंत्री के बयान ने इस चिंगारी को भड़काने के लिए और हवा दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान की संसद में हंगामा मचा ही। साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शहबाज शरीफ से अपील करनी पड़ गई कि अपने मिनिस्टर्स को कंट्रोल में रखें। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद मुल्क में ऐसी आग भड़की कि अब अपने ही रक्षा मंत्री के खिलाफ बगावती आवाजें उठने लगी हैं।
आटे दाल और अब तो पानी की एक एक बूंद के लिए हलकान पाकिस्तानी आवाम को भारत के जरिए राह आसान होती दिख रही है। हालात ऐसे हैं कि एटॉमिक पावर की गीदड़ भपकी देने वाले मुल्क के बाशिंदे ही अब भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि यही समय है और सही समय है कि भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले ले। एक तरफ मुल्क टुकड़े होने की कगार पर, दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर लाल टोपी पहनकर कट्टरपंथी विचारधारा के टीवी कमेंटेटर जैद हामिद पीओजेके की आवाम के खिलाफ जहर उगल रहा है। हमेशा से आजादी की मांग उठाने वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों के खिलाफ बेतुके बयान दे रहा है। उसका कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ठेकेदार बनने की कोशिश में हैं। इतना ही नहीं, दहशतगर्द मुल्क के इस विलन कैरेक्टर ने तो पीओजेके के लोगों को कीड़ा मकोड़ा तक बता दिया। आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक तरफ पीओजेके की आवाम है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आजादी की मांग है और सामने खड़े हैं शहबाज मुनीर, जिनकी गर्दन फंसी हुई है। हालांकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की तादाद अच्छी खासी है, जो इन हालातों के लिए भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों का मानना है कि उनके मुल्क के जो हालात हैं वो भारत की वजह से हैं और भारत ने जो पीओजेके को लेकर कहा वो करके दिखाया।